साथियों, भारत का राजनीतिक माहौल क्या है और भारत के अंदर आम लोगों के हालात इस वक्त क्या है? खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये भी सोचना जरूरी होगा। इस सारे भारत के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए बामसेफ के पुराने नेता और सोशल वर्कर अमरनाथ डोगरा जी हमारे साथ हैं। उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनकी राय क्या है। बहुत अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आप आरटीआई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने गरीबों की आवाज़ को, मजलूमों की आवाज़ को ऊपर उभारने का तहिया किया हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करना ज़रूरी है। यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या देख रहे हैं आप? और इलेक्शन को डिले क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन क्यों नहीं करवाई जा रही? ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जब तक इनका जो इलेक्शन करवाने का जो मकसद है वो जब तक इनका पूरा नहीं हो जाता तब तक ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनका मुद्दा है, इनका मानना है कि जब तक हम यहाँ के लोग तो हमें वोट डालने से रहे। अभी ये इनका नया एक तरीका अख्तियार किया हुआ है इन्होंने कि पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि रोड के किनारे पर जितने भी आपको कारोबारी लोग, जो कोई फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं, कोई छोटे मोटे खिलौनों की ये लगा रहे हैं, नुमाइश लगा रखी है लोगों ने रोड के किनारे पर, जस्ट एडजॉइनिंग, जस्ट उसके किनारे पर छूती हुई गाड़ी इनको जा रही हैं। तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब्जियों की रेडियां लगी हैं, फ्रूट की रेडियां लगी हुई हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में नहीं कहूंगा मैं, जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। ये चाह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि ट्रेन में जब रोजाना ये मध्य प्रदेश से, यूपी से, उड़ीसा से और ये राजस्थान से और ये बिहार से जितने भी युवा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो नौजवान जो हैं, वहां से उनको जम्मू कश्मीर रियासत में घुसेड़ा जा रहा है, जिससे कि ये अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जब तक इनका वोट बैंक पूरा तैयार नहीं हो जाता तब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इस चीज को मान के चलना पड़ेगा। और जो इस वक्त की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, कोई सब भाईचारा जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, सब मिलजुल के यहाँ रहना चाह रहे हैं। बट ये कोई ना कोई ऐसा शगुफा इलेक्शन के करवाने से पहले कोई भी शगुफा ये छोड़ सकते हैं, कोई भी ऐसा कांड करवा सकते हैं जिससे कि ये कहने के लायक हो जाए कि यार देखो जी, हमने ये यहाँ की कर दिया, यहाँ ये फलाना कर दिया। जैसे कि पुलवामा हमला जो किया वो करवाया गया था, और पुलवामा हमले में हमारे 40 से ज्यादा लोग जो है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनको बेमौत मारा गया है। उनकी मौत नहीं थी, उनको जबरदस्ती उनको धकेला गया मौत के मुंह में। जैसे कि सरदार देवेंद्र सिंह डीएसपी जो था, जो इनके साथ घूमता रहा, मिलिटेंट्स के साथ घूमता रहा, और उस जीप कार में जिसमें आरडीएक्स 3 क्विंटल आरडीएक्स लेके घूमता रहा, क्यों उस वक्त सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई? और जब एक्स गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने जब इनसे ये कहा था कि ये इनको हवाई जहाज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और जब होम मिनिस्ट्री से ये चल रहा था, उनका बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक भी अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब सत्यपाल मलिक गवर्नर थे तब खामोश क्यों रहे? जी, तब खामोश इसलिए रहे कि उनको चुप रहने के लिए कहा गया था, और उसको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चुप करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है, ये कांड जो है हमारी गलती से हुआ है, हमारी गवर्नमेंट की गलती से हुआ है। और उसने सबको अप्रोच किया हुआ था, लेटर लिखा हुआ था कि इनको इतना बड़ा काफिला जो है इसको हम बाई रोड नहीं भेज सकते। लेकिन जबकि देखिए, ये गवर्नमेंट की जो है, ये होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी बनती थी कि उनको
सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उनके हर नाके पे, हर जगह से जहां से रोड आकर के मिलते थे नेशनल हाईवे के साथ, उनके ऊपर पूरी सिक्योरिटी क्यों नहीं, उनकी सिक्योर क्यों नहीं किया गया उनको? उसी दिन इनको भेजने के पहले अगर सत्यपाल मलिक को ये पता था तो सत्यपाल मलिक जी ने उसी दिन त्यागपत्र क्यों नहीं दे दिया, उसी दिन रिजाइन क्यों नहीं किया, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? जब उनने कॉन्फ्रेंस करते तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता कि आप हमारे काम में अड़ंगा क्यों कर रहे हो, ये होम मिनिस्टर जो है ये कोई होम मिनिस्टर जो है ये होम मिनिस्टर है जिसको इतना पता नहीं कि हम कितने काफिले को हम जो है बाय रोड भेज रहे हैं, पहले कहीं भेजा था क्या? क्योंकि इन्होंने इलेक्शन यहाँ करवानी थी तो उसकी वजह से इनको जो है उनको मरवा करके उनका इनके नाम से वोट मांगे इन्होंने। मोदी जी ने स्टेज पर चढ़कर बोल के कहा है कि इनको इनके नाम से इनके लिए हमें वोट कर दो। क्यों बोला ऐसा फिर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन 2019 का हो रहा था तो ऐसा क्यों बोला गया फिर? आपको इसका मतलब इन्होंने ऐसा करवाया है ये? आपको लगता है कि ये इन्होंने? बिल्कुल, कौन नहीं बोलता इसको? जब एक गवर्नर बोल रहा है यहाँ का, जो यहाँ का जुम्मेवार आदमी यहाँ सेंटर का बैठा हुआ था, इन्होंने इनका भेजा हुआ था ना, हमारा भेजा हुआ लमगाया हुआ तो नहीं था। कोई देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने देश के प्रति और सेना के प्रति बड़ा चिंतक होता है, उसे बड़ा चिंतन रहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद करवा दिया। इनको यहाँ की जनता से और यहाँ के लोगों के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। ये लुटेरे हैं, लूट के चले जाएंगे। और मैंने ये आज नहीं कहा था, 2019 की मैंने 36 जो बाम साहब की जो क्या बोलते हैं उसको, जो होती है अधिवेशन जो हुआ था वो करनूल में हुआ था, हैदराबाद से 220 किलोमीटर। मैंने वहां कह दिया था 2019 में, मैं बोला ये लुटेरे हैं, लूट ऑफ गवर्नमेंट है ये लूट लेंगे ये सबको। और ये हुआ है ऐसा, नोटबंदी करके, लोगों के जीएसटी लगा करके, जो इन्होंने जिस चीज के लिए जो, और किसानों के लिए इन्होंने जो उनके कानून जो बनाए, नए कानून जो बनाए, उनको देखते हुए तो ये तो करना चाहते हैं। ये अपने जो अडानी और अवानी जो ब्रदर्स हैं, ये तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, और उनका पैसा जो है उनका पैसा नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पैसा है। एक बात जो है वो अब दोहराई जा रही है, एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि जो लोग देश से भगोड़े हुए थे पैसा लेकर के, चाहे वो माल्या था, चाहे वो नीरव मोदी था, ऐसे जितने भी लोग थे, उन लोगों में से कई लोगों को दोबारा से कर्जा देने की तैयारी की जा रही है। कर्जा तो वो दिलवाएंगे, क्योंकि इंडिया को, आरबीआई को, ये बैंकिंग को, सबको खत्म करेंगे ये। इनका तो मुद्दा ही यही है कि जितना भी पैसा है हम इकट्ठा करके अपना, कुछ तो ये इलेक्शन में अभी इनकी चलने वाली नहीं है। ये 20 लाख लोग जो हैं तैयार हो चुके हैं, जो कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये ईवीएम को तोड़ा जाएगा। अगर ईवीएम को, जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसमें बैलेट पेपर से वो अगर वोटिंग नहीं हुई तो वो तोड़े जाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे कर्नाटका में एक भाई ने तोड़ा ना, मालूम है ना आपको? मालूम? वो गया उधर वोटिंग करने के लिए और उन्हें उठा करके फेंका, उसको मारा और तोड़ा उसको। क्या हो जाएगा? 20 लाख आदमी को अंदर कर लेंगे और क्या हो जाएगा? नहीं, आप मानते हैं कि अगर ईवीएम बैन कर दी जाए तो फिर कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी गवर्नमेंट? आने वाला टाइम बताएगा वो, कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होती है तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या यहाँ की लोकल जो है इलाकाई पार्टी जो है, उनमें से कोई उसके साथ क्या बोलते हैं अपना कंबाइंड होकर के कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, भारत में अब आप कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर रावण पर जो गोली चली है, उसके बाद का माहौल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था, मैंने पहले ही इसमें कमेंट दे दिए थे कि इसके पीछे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं जंतर मंतर पर पूरे अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे थे, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जब तक इन पहलवानों को, बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी ब्रिजभूषण की, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं।
तो मुझे लगता था, मैंने वही बताया कि मुझे शक है, ये नहीं कहा कि हाँ उसने किया, मुझे शक है कि ये जो कार्रवाई है ये ब्रिजभूषण के द्वारा और चीफ मिनिस्टर यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है इनका जो मिली भगत के साथ ये कांड हुआ है। तो वो मैंने तो ये मतलब शक किया था ना, इस पर शक की नजर थी, उसको शक की सुई वहां जा रही थी, तो मैंने बोला, मैंने लिखा तो उसमें कमेंट में लिखा है। उसके बाद आज मैंने यूट्यूब पे देखा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के गोली कांड में ब्रिजभूषण लपेटे में मतलब फंस गया उसमें। तो लेट अस सी व्हिच वे द विंड ब्लोस। लेकिन आप एक देखिए, हम देखेंगे कि किस कदर जो है, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो गोलीकांड हुआ है उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है। बिल्कुल आया, लेकिन 1000 हमने तो सिर्फ शक किया, 1000 लड़कियों के शोषण की बात हुई थी। वो ये कह रहे हैं कि 1000 में से 2-3 लड़कियां ही सामने आ रही हैं, बाकी लड़कियां तो कोई आ नहीं रही। तो वो मामला भी झूठा था। इसी प्रकार ब्रिजभूषण शरण सिंह को फंसाने की बात की जा रही है। अच्छा जी, कौन ऐसी बेटी होगी भारत की जो भारत के लिए इतनी मुशक्कत करने के बाद गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन है वो गोल्ड मेडल लेकर के भारत का जो है छवि को ऊपर उठाते हैं, भारत के झंडे को ऊपर लहराते हैं, ऊंचा उठाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसी लड़कियां क्या अपने आप को बदनाम करने के लिए ऐसा जोखिम उठाएंगी ताकि उनके साथ कोई कल को शादी करने के लिए तैयार ना हो? लेकिन भाजपा तो यही कह रही है। अरे भाजपा तो आज तक भाजपा ने किया क्या है? मुझे ये बताइए कि ये 10 साल की जो इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, 9 साल की, इसमें किया क्या है इन्होंने? बताइए ना जरा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व गुरु, बाहर देखो ना कंट्रीज में क्या हो रहा है, भारत के बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्या तस्वीरें हो रहे हैं, तस्कीये हो रहे हैं वहां पे। जो बाइडेन, सुनिए, वहां पे जो बाइडेन जैसे लोग प्रधानमंत्री के साथ वहां पर गिलास से गिलास टकराते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, जो एक आज मैंने लालू जी का एक पढ़ा है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने बोला ये जो प्राइवेट, ये जो है तमाम जो विपक्ष जो है ये एकजुट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो लालू जी ने उसमें बताया है कि जब एक गांव में कोई कुत्ता जो है वो अगर पागल हो जाता है, पगला जाता है, तो उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पूरा गांव एकजुट हो जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है। अब समझे मेरी बात को? लेकिन भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश में से गुंडागर्दी, क्राइम को खत्म किया जा रहा है, देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, जो दूसरे दलों को पसंद नहीं आ रहा। इन्होंने इनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज इज अ ग्रेट, वो एक पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी है इंडिया का। बाहर जाता है या इंडिया में बोलता है, जो भी बोलता है, जो 2014 के पहले बोलता था, उनको सुनिए ना आप, और अब का मुकाबला करिए ना उससे, कंपेयर करिए ना उसको। उससे क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो? जो 2014 के पहले बोलता था कि ये इतना महंगा हो गया है, ये फलाना है, धमकाना हो गया है, 430 में सिलेंडर मिलता था, 60 रुपए 65 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, जो आज 100 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, और वो डीजल जो 430 का मिलता था वो 1100 1150 से ऊपर जा रहा है। तो ये उस वक्त को क्यों नहीं याद करते, क्यों दोबारा नहीं इसको अप्लाई करते? वो लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल रेट्स होते हैं, ये उनकी वजह से बढ़ जाते हैं। आप प्रधानमंत्री को दोष मत। अरे सुनो, व्यापारी व्यापार करता है, वो फायदे के लिए करता है, घाटे के लिए नहीं करेगा। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। गुजरात की बंदरगाह पर, पोर्ट पे कितने हजारों का, करोड़ों का जो है ड्रग्स पकड़े जाते हैं। उनका क्या हो रहा है? उनकी कब सुध ली जाएगी? वो तो प्रधानमंत्री जी करेंगे कार्रवाई, वो देख रहे हैं।
वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इनको और लोन दे दो, अडानी जी को लोन और दे दो, पहले वाला वो चुका नहीं रहा है, उसमें से पैसा वापसी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तमाम बैंक जो हैं ये भी डूबने के कगार पे आ जाएंगे। LIC का तो बुरा हाल हो रखा है, BSNL का हो ही गया है, तकरीबन सभी ऐसा होने वाला है। ये RBI का, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश RBI का नोट, इधर सुनिए, देश को, RBI ने जितने नोट इशू किए थे वो कहाँ गए? 2000 वाले नोट कहाँ गए? वो उनमें से आधे भी वापस नहीं हो रहे हैं। वो तो बैंक में चले गए, बैंक में कहाँ चले जाएंगे वो? ये इन्होंने उसको एक नंबर में ला करके अपना पैसा क्रिएट कर लिया, इन्होंने अपना फायदा कर लिया। चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्या समझे आप? मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है? अरे सब दुनिया कह रही है, मैं क्या कहने से, मेरे कहने से क्या ज्यादा हो जाएगा? इन्हें ये बताओ ना कि आपने आज तक गरीबों को गरीब किया है, अमीरों को अमीर किया है। प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देखिए चोर है। जब किसी को लालच आ जाता है ना, ये माया का, वो दिन आप 18 घंटे की बात करते हैं, वो 20 घंटे नहीं सोएंगे, 22 घंटे नहीं सोएंगे, 2 घंटे सोएंगे। किस चीज का? देखिए वो यूपी के सीएम है, यूपी के सीएम है, उनका परिवार नहीं है। 29 आदमियों की लिस्ट देखो, जिसमें इसके सब मोदी भाई जो है, चचेरे भाई, कोई चाचा जी, कोई फलाना जी, धमकाना जी, सब ने कितना कितना क्या थे और क्या बन गए हैं वो पता करिए जरा। ये तो उन्होंने बिजनेस किया होगा ना। अरे बिजनेस किसके बाप का? हमारा बिजनेस नहीं वहां आगे बढ़ गया, वो उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ गया भाई? आपने भाजपा वालों से टेक्निक नहीं समझी होगी, बिजनेस करने का तरीका नहीं समझा। अच्छा, हमें तरीका सीखना पड़ेगा इनसे, ये हमें सिखाएंगे? ये तो खुद का भरेंगे, हमें ना सिखाने वाले। ये गरीब जनता को कुछ देने वाले नहीं। देश तो तरक्की की राह पर जा रहा है, और देखिए 4 लेन बन रही है यहाँ पर, रोड आपके यहाँ से निकल करके जा रहा है, एक्सप्रेसवे बना दिया मोदी जी ने, और क्या चाहिए? पता करिए उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कितना फायदा हो रहा है। ये दलाल हैं, ये ठेके देते हैं, उस बंदे को ठेका देंगे जिससे कि 50-50 मिलेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री खुद तो कड़ाई उठा करके काम नहीं करेंगे, काम तो ठेकेदार करवाएगा। करेंगे ना, तो डील होती है, आपको नहीं मालूम? वो इनको नहीं मालूम, डील होती है, डील, वो डील हो रही है। डील में ईमानदार प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। ये हमें तो पता नहीं कि ये ईमानदार थे भी या नहीं थे, हमने जो देखा हम वो बता रहे हैं। इसमें डील होती है, वो सब जो है ना, करता धरता जो है ना, आपको क्या मालूम है? आज फैक्ट्रियों में जो दवाइयां बन रही हैं, फैक्ट्री में जो दवाई बन रही है, फैक्ट्री का मालिक बोलता है, वो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री में जाता है, वहां कांटेक्ट करता है, बोलता है जी देखिए ये मेरी लागत जो है इतनी आई है और मैंने इतने में बेचनी है, मतलब उसकी 10 पैसे लागत आ रही है। बोलता है मैंने इसको 1.5 रुपए में बेचना है, बताइए। बोलता ठीक है 40% हमको दे दो, 60% तुम खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। देखिए अरे ये हो रहा है भैया, हर एक क्या बात कर रहे हो? फैक्ट्री वाले रेट्स कैसे? देखिए फैक्ट्री वाले चोरी कर रहे हैं, आप इल्जाम मोदी जी को दे रहे हैं, गलती फैक्ट्री वाला कर रहा है। वो जो मिनिस्ट्री है जो सैंक्शन करती है, जो देती है, जो उसको जो मार्का लगाती है, अपना बताती है कि हाँ जी यहाँ पर ये मेडिसिन तैयार हो रही है इस फैक्ट्री की, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको सब लेते हैं, फिर वो आगे उन्होंने छोड़े हुए हैं। और जब ये, मेरी बात सुनिए, ये ऐसा ही नहीं है। जब मैंने एक एसी तैयार किया, मैंने बोला जी ये एसी तो मुझे, देखो जैसे सिंगल सिलाई मशीन है 2 मिनट के लिए, सिंगल सिलाई मशीन की जब मैं उसमें काम किया था तो उसकी कीमत 375 रुपए बनती थी उस वक्त। इन्होंने एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री, जो बाहर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, उनके थ्रू बाहर जाती थी ये, तो उनसे जाके बात करते हैं ये कि देखिए ये हमारी इतनी है, हमने इतने में बेचनी है और स्टेट में इंडिया में इतने में बेचेंगे, ठीक है। उसमें से वो बोलता ठीक है 40-60 का रेशियो है, इतना इधर आने दो उतना उधर जाने दो, ये होता है। तब तो सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। कहाँ? जबकि बात ये तो शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो सभी चोर हैं। ऐसे तो है ही है। कांग्रेस कौन सी वो दूध की धुली हुई है, हमें नहीं मालूम क्या? तो 2024 में किसको चुनेंगे? फिर तो नरेंद्र मोदी जी को रहने। देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी अगर
ईवीएम में जो है हेरा फेरी होती है, वो सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इससे फेयर एंड इलेक्शन जो है नहीं हो सकते। तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट उसको संभाले रखा हुआ है कि हाँ ईवीएम को उसको क्यों नहीं वो करते हैं, ये उसको बैन क्यों नहीं करते हैं? बैलेट पेपर में क्या खर्चा आता था? इलेक्शन क्या पहले नहीं होते थे? होते थे। हाँ, तब क्या होता था? तब जोर जबर वाले जो लोग थे, बदमाश गुंडा लोग जो होते थे, वो पेटियां चोरी कर लेते थे, उधर हेरा फेरी करते थे। वो भरी पेटियां ला करके वहां रख देते थे, वो खाली वाले ले जाते थे। ये होता था पहले। अभी वो दूसरा रास्ता इन्होंने इख्तियार कर लिया। पूरे मुद्दे पर बात हुई है, चर्चा हुई है, मुद्दा जितना लंबा मर्जी खींचे, इन सवालों का और इन जो जवाब आ रहे हैं इनका अंत नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के भाजपा सरकार को बदलने की बात की है इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बदलना होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या वाकई में देश के अंदर करप्शन खत्म होगी? नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की उखाड़ी हुई कांग्रेस के उखाड़े हुए गड्ढे जो हैं उन खाइयों को भी भाजपा सरकार को भरते हुए समय लगेगा। तो अब आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि क्या कांग्रेस के आने से देश की तरक्की होगी या फिर भाजपा को एक मौका और देने की जरूरत है? आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।